Okay, boys and girls, what you can do is I have placed this video lecture here. Just click and play. Yeah, आप लोग आपका lecture, जिन वीडियो लेक्चर हो can listen to the because the in के different video lecture you can listen. Okay, moving on to the next topic. Malware का जो topic है, I would assign you in assignment because that topic you have been discussing previous classes. Still, if you need my help, let's go with it. उसके बाद हमारे पास मतलब सिर्फ थोड़े टॉपिक्स रह गए, एक दो। फिशिंग फिशिंग जो है वो आपका साइबर अटैक है, जहाँ पर आपका मतलब जो हैकर होता है या जो पर्सन होता है, अटैकर होता है, वो क्या कर सकता है, इंडिविजुअल्स को ट्रिक करता है, यानी उन पर अपने पासवर्ड, अपने यूज़र नेम या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं या फिर उनके लॉगिन्स हैं, उसकी पर्सनल डिटेल्स को देने के लिए। अब उसकी वजह से ये होता है कि आप लोगों के पासवर्ड्स जो हैं वो मतलब जा सकते हैं, आपके जो क्रीडेंशियल्स हैं लॉगिन, जैसे आपके बैंक क्रीडेंशियल्स हैं या फिर आपके वर्क अकाउंट्स हैं, मे बी उन्हें भी हैक किया जा सकता है या वो भी गेट किए जा सकते हैं। अब फिशिंग में आपके पास डिसेप्टिव ईमेल्स होती हैं, मतलब वो ऐसा लगता है जैसे किसी बैंक की तरफ से आई हैं, कंपनी या फ्रेंड की तरफ से आई हैं, लेकिन एक्चुअली मैंने जैसे आप लोगों को भी बताया कि लेजिटिमेट वेबसाइट जो है उसके तरीके से देख सकती हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली द रियल लीगल वेबसाइट। उसके अलावा आपके मलिशियस लिंक्स हो सकते हैं जो कि वेबसाइट्स की तरह दिखते हैं कि ये वाकई लीगल वेबसाइट्स हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली टेकिंग यू टू द लीगल वेबसाइट। उसके बाद आपके पास अटैचमेंट्स होती हैं, जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट है या फिर कोई पीडीएफ वगैरह है, वो अटैच कर दें। अब हमारे पास फ़िशिंग की टेक्निक्स आ जाती हैं। सबसे पहले तो आपकी आ जाती है स्पीयर फ़िशिंग। स्पीयर फ़िशिंग आपकी क्या करती है कि किसी भी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन्हें टारगेट करती है। मतलब मे बी वो किसी सीईओ हो सकते हैं, कोई एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा सिक्योरिटी पर्सनल हो सकता है जिसे आपको लगता है कि हाँ इसके ज़रिए से आपको कंपनी के नेटवर्क में एंट्री मिल सकती है या डेटा मिल सकता है। वेलिंग भी स्पीयर फिशिंग एक टाइप है, लेकिन वो ज़रा स्पेसिफाइड है, जिस तरीके से मतलब आपके हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, डायरेक्टर्स में यही बात पहले कर चुकी हूँ। वो क्लोन फिशिंग में क्लोन आपकी कॉपीज़ होती हैं लेजिटमेट या आपके जो लीगल वेबसाइट्स हैं उनके जैसी। वो क्या करती हैं, एक्चुअली में आपको वो होती इलीगल वेबसाइट है, बट इट लुक्स लाइक अ लीगल वेबसाइट। जैसे मैंने आपको बताया, मे बी यहाँ का जो ए है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि ए के डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं, तो मे बी वो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं किसी भी लीगल वेबसाइट को इलीगल वेबसाइट में। विशिंग होती हैं, फॉर एग्जांपल आपको वॉइस कॉल्स आती हैं और आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ट्रिक कर सकते हैं देने के लिए। फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर वंस के एक दफ़ा ऐसे हुआ था, एक्चुअली में मेरे जैज़ कैश अकाउंट में कुछ पैसे थे। आप लोगों का नंबर बहुत जगह पे दिया जाता है, तो वहाँ से रिवील होना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मुझे कॉल आई कि जी आपको वहाँ से 5,000 रुपये आए हैं जी, मैंने घर भेजने थे, लेकिन मैडम वो आपको आ गए हैं, आप मुझे वापस भेज दें, आपको ओटीपी आएगी। उसने ओटीपी कभी बल्कि नहीं था बताया। अब जैज़ कैश के जब मैसेज आते हैं, लीगल मैसेजेस आते हैं, वो 8558 से आ रहे थे। समटाइम्स लोग इतने मतलब गौर नहीं करते, इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते कि, लेकिन मुझे जो मैसेज आया था 5000 की डिलीवरी का, वो एक्चुअली किसी नंबर से आया था। जैसे आपका एग्जैक्ट फ़ोन नंबर होता है, जिस तरह के आपके वेबसाइट्स या बैंक्स के जिस तरीके से 4 डिजिट नंबर होते हैं या पिन कोड्स होते हैं, उससे नहीं आया था। अब मुझे भी वाकई लगा शायद मैंने वाकई किसी के 5000 जो है वो हथिया लिए हैं, बट देन आई सॉ कि उसके ऊपर तो नंबर कोई और है,
और फिर कहीं ना कहीं से उसने मेरे अकाउंट पे लॉगिन करने की कोशिश की किसी और डिवाइस पे। तो जैसे ही आपका लॉगिन अटेम्प्ट होता है ओटीपी आ जाती है। मुझे ओटीपी आ गई और फ़ौरन ओटीपी के बाद कॉल आ गई कि जल्दी से वो जो आपको कोड आए वो बता दें। अब इस सिनेरियो में अक्सर कॉल्स इतने टाइम जाती हैं कि आप यूज़र को वाकई अंदाज़ा नहीं होता कि मैं अपनी ओटीपी किसी को कैसे दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो उस टाइम में भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। ओटीपी की कॉल आई थी लेकिन मैंने वो पहले ही देख लिया था कि हमारा 4 डिजिट नंबर नहीं था बल्कि एक एग्जैक्ट नंबर से आया। तो मैंने उसे कहा कि मुझे ओटीपी नहीं मिल रही, तो हम बाकी बातें बाद में करेंगे। अगर आपको वाकई मेरा अकाउंट नंबर पता है तो मुझे 5,000 वाकई सेंड करते हैं। बट अगर हम रेयर केसेस में देखें कि मे बी अगर मुझे आइडिया ना होता या मैं गौर ना करती, तो मेरे अकाउंट में वैसे इतने पैसे थे भी नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है मैं और या आप लोगों जैसे और भी बहुत से यूज़र्स हैं, मे बी कोई अपनी ओटीपी दे दे तो उसके ज़रिए से उन्हें डिवाइस में एक्सेस मिल जाती है। आपकी डिवाइस से एक्सेस जो है वो रिमूव हो जाएगी। लेकिन मोस्टली हमारे पास ऐसे अब अकाउंट्स के साथ इवनली व्हाट्सएप के साथ भी ऐसे होता है कि आप अपने जो अकाउंट्स हैं वो मल्टीपल डिवाइसेस पे लॉगिन कर सकते हैं। स्मिशिंग एसएमएस फिशिंग है। मेरी प्रीवियस एग्जांपल और कहने की एक्सपीरियंस से आप अंदाज़ा लगा लें कि एसएमएस आते हैं आपको ये बताने के लिए, अलर्ट करने के लिए कि जी आपका बैंक अकाउंट हम बंद कर देंगे, आपके जो पैसे हैं वो कहीं जा रहे हैं या किसी ने डिडक्ट कर लिए हैं जो। तो उस वजह से क्या होता है कि यूज़र वहाँ पे मे बी लिंक पे क्लिक कर दे कि मेरी पता नहीं क्या हो गया मेरे बैंक अकाउंट को। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं और वहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट आपके हैकर भाई साहब जो हैं वो उनके पास चली जाती है। अब फिशिंग से प्रोटेक्शन के लिए बेहतर तो ये है कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारी जो लीगल सोर्सेज से जो ईमेल्स आ रही हैं या फ़ोन कॉल्स आ रही हैं या मैसेजेस आ रहे हैं वो किस तरीके के आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट्स आती हैं तो बैंक स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो आपकी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस में जब डाटा शेयर होता है तो वो डाटा भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है या उनका अपना एक नेटवर्क होता है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड बेसिस पे होता है। ओके, उसके बाद आपके सोर्सेज जो हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ से आपको कॉल आ रही है या मैसेजेस आ रहे हैं वो वेरीफाइड होने चाहिए। जिन यूआरएल्स पर आप क्लिक कर रहे हैं, जिस लिंक पे आप क्लिक कर रहे हैं, आप उसमें कम से कम मोस्टली पीपल इस बात का, आम यूज़र इस बात का ध्यान नहीं देता कि मैं किस लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ और किस लिंक पर से मैं कहाँ पर जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक रेगुलर यूज़र हैं तो हमारी आंखों से एक यूआरएल गुजरता है। तो आई थिंक टू सेफ योरसेल्फ आप क्या कर सकते हैं अपने आप की सेफ्टी के लिए। आप सबसे पहले तो ऑब्वियस बात है, आपने देखना है कि कनेक्शन आपका सिक्योर है या नहीं हुआ है। जिस तरीके से पैडलॉक सिंबल होता है, जैसे ये वाला सिंबल है, उसने लिखा हुआ है कि कनेक्शन सिक्योर है, ऐड प्राइवेसी है यहाँ पर। उसके बाद कुकीज़ तो ऑब्वियसली बात है आपकी हर जगह डाटा लेती हैं, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके अलावा फ़ोन्स जो हैं कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रही है वो किस तरीके से हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स आपके अपडेटेड होने चाहिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसकी वजह से होता है कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड हो जाती है। फिशिंग अटैम्प्ट्स को रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई बैंक की मेल या मैसेज आता है तो आप हेल्पलाइन पर उनका लीगल हेल्पलाइन या उनकी जो एक्चुअली में गिवन ईमेल है वहाँ पर कॉल करके या ईमेल करके डिस्कस कर सकते हैं कि क्या वाकई मेरे अकाउंट्स के साथ कोई मसला है। अगर नहीं तो एक छोटा सा टूर है वो अपने बैंक पे ले लें, मतलब जिस ब्रांच से आपने अपना अकाउंट बनवाया और वहाँ पर जाकर पता कर लें कि द रीज़न आपका अकाउंट ख़तरे में क्यों है। लेकिन ज़्यादातर जो हैकर्स होते हैं वो साइकोलॉजिकली लोगों के फियर का फ़ायदा उठाते हैं कि हम बस किसी पर्सन को प्रेशराइज कर देंगे, स्ट्रेस में डाल देंगे या फियर में डाल देंगे तो वो आपको इजीली अपनी क्रेडेंशियल्स जो हैं वो दे देगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ अटैक इज़ फार्मिंग। फार्मिंग में आपके पास होता है इस तरीके से है कि एक्चुअली में साइबर अटैक में आपके जो अटैकर्स हैं वो यूज़र को एक लीगल वेबसाइट से फेक वेबसाइट की तरफ मूव करते हैं। वहाँ में भी आपके लॉगिन डिटेल्स वगैरह हैं जो लिए जाते हैं। फार्मिंग एंड फिशिंग किसी लेवल पे सेम होती है और किसी लेवल पे आपकी डिफरेंट भी होती है, वो इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस करते हैं। फार्मिंग काम कैसे करती है फॉर एग्जांपल, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ होती है
कि आप जिस तरीके से लीगल वेबसाइट से इलीगल वेबसाइट पे जाते हैं, एक सॉफ्टवेयर खुद ब खुद डाउनलोड हो जाता है और वो सॉफ्टवेयर यूज़र की डिवाइस पे स्पाई करता है या फिर वहाँ पर यूज़र की फाइल्स को करप्ट करना शुरू हो जाता है। अब वो आपकी ईमेल अटैचमेंट्स हैं, डाउनलोड्स हैं, या फिर कोई ऐसी भी इलीगल वेबसाइट्स हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइट्स हैं, उनके ज़रिए से आ सकता है। सेकेंडली मे बी DNS कैश पॉजनिंग। DNS का आप लोगों को सारा सिस्टम पता है, मेरे ख्याल से मुझे उस लेक्चर को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी रेफरेंस के तौर पर डोमेन नेम सिस्टम के ज़रिए से आपकी URL मैपिंग होती है। अब हो सकता है कि कोई प्रोफेशनल हैकर या प्रो हैकर है वो ये कर सकते हैं कि जहाँ पर आपका DNS सर्वर अवेलेबल है फिज़िकली उस सर्वर को ही करप्ट कर दे। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर DNS सर्वर उनके कंट्रोल में है तो आपकी सारी रिक्वेस्ट DNS सर्वर के ज़रिए से लीगल वेबसाइट्स की तरफ जा रही हैं। तो अब अगर आपका DNS सर्वर ही करप्ट हो गया तो इसका मतलब है कि आप हैकर की मर्ज़ी पे हैं। इस वक्त जिस भी वेबसाइट को आपने विज़िट करना होगा वो उसके ज़रिए से होगी। ऑटोमेटिक रीडायरेक्शन सबसे बड़ा साइन है आपकी इलीगल वेबसाइट्स का, कि जैसे ही आपने किसी लिंक पे क्लिक किया या किसी वेबसाइट पे क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट कर देती हैं किसी दूसरी वेबसाइट पे या किसी मलिशियस लिंक या वेबसाइट की तरफ, जहाँ पर आपका सिंपली हो सकता है आप डाटा दे दें, वो स्टील हो सकता है, या फिर कोई भी जो सॉफ्टवेयर है या स्पाईवेयर है वो इंस्टॉल हो जाए। फार्मिंग आपकी काम किस तरीके से करती है, दैट इज़ द बेसिक डायग्राम। डायग्राम में अगर आप गौर करें, आपका जो कंप्यूटर है वहाँ पर मॉलवेयर इंस्टॉल हो सकता है। यूज़र जब भी कोई वेब एड्रेस या URL टाइप करता है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द रियल वेबसाइट वो कहाँ पे चले जाते हैं, फेक वेबसाइट की तरफ। अब फेक वेबसाइट से होता ये है कि आपके जितने भी वही सारे डिस्कशन कि हमारी जो कंप्यूटर है वो स्पाई भी किया जा सकता है, आपकी डिवाइस जो है उस पर स्पाई भी हो सकता है, या आपकी जो फाइल्स हैं उन्हें करप्ट भी किया जा सकता है। और उसके बाद ये उसने एक छोटी सी डायरेक्शन दी है मैंने कि यूज़र जो है वो जैसे ही क्लिक करता है तो मॉलवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद फर्दर अगर आपने फार्मिंग से प्रोटेक्शन करनी है तो मोस्टली प्रोटेक्शंस आर सेम फॉर अदर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है। लेकिन अगर आपकी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जो है, हर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट की अपनी अपनी कोई ना कोई स्पेशलिटी है या अपनी कोई ना कोई एक स्पेसिफिक डोमेन है, तो उसके मुताबिक आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम डिस्कस कर चुके हैं, रेगुलर अपडेट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉशियसनेस या एजुकेशन है हम वो भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको कम अज़ कम अंदाज़ा होना चाहिए लीगल और इलीगल वेबसाइट्स का। उसके बाद DNS सिक्योरिटी ऑब्वियस ही बात है, वो जो कंपनी आपका DNS सर्वर हैंडल कर रही है उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस सर्वर्स को फिज़िकली सेव करें, जिसकी क्योंकि अगर DNS कैश पॉजनिंग हो जाती है तो उसकी वजह से जितने भी यूज़र्स जो सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं वो सब इन्फेक्टेड वेबसाइट्स पे रीडायरेक्ट होंगे और उनके सब के सिस्टम्स पर मालवेयर जो हैं वो इंस्टॉल होंगे। उसके बाद मॉडर्न वेब ब्राउज़र्स हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न वेब ब्राउज़र जो हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब मैं किसी इलीगल वेबसाइट को एक्सेस नहीं करना चाहती, ये मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर आपका एक अलार्मिंग साइन है, आई हैड द पिक्चर है, इस तरीके से आपका नॉट सिक्योर का अलार्मिंग साइन है, वो आपको शो कर देती है कि ये वाली जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है। उसके अलावा जो आपको सारा डाटा आ रहा है, ईमेल्स आ रही हैं या जो वेबसाइट्स हैं, उनको ट्रस्टेड सोर्सेज को देखना है। जैसे आपने पैडलॉक सिंबल या जिस तरीके से साइन सिंबल है, बर्गर सिंबल और HTTPS है, उसे देखना है ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि आपकी जो नेट ट्रैफिक आ रही है वो ट्रस्टेड लीगल सोर्सेज से आ रही है या नहीं आ रही। सेकेंडली आपको मैंने सजेशंस ये दिए हैं कि लुक फॉर द क्लोज एंड ट्रैक बिहेवियर ऑफ एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, समटाइम्स लेजिटिमेट एंड एप्स एंड वेबसाइट्स गिव अलर्ट्स और आस्क परमिशंस बिफोर रीडायरेक्शन।
मोस्टली ऐसे ये होता है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लगते हैं तो वो आपको अलर्ट देते हैं कि क्या इस सॉफ्टवेयर को आपके डिवाइस पे इंस्टॉल करने की परमिशन है या एप्लीकेशंस को। इन केस के अगर आपका अलर्ट नहीं आता तो यू हैव टू थिंक अबाउट बिफोर इंस्टॉलिंग दैट एप्लीकेशन। और समटाइम्स अब आपकी रीडायरेक्शन भी है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेटिंग्स के ज़रिए से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जा रहे हैं तो वहाँ पर भी वो आपको एक अलर्ट जनरेट करके देता है कि ये वाली ऐप या फिर लिंक या वेबसाइट खोलना चाह रही है, आर यू गोइंग टू अलाउ इट। तो इन बिहेवियर्स को आप ट्रैक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने प्रोटेक्ट किस तरीके से करना है अपने आप को। सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, दोनों सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टील करती हैं और आपकी ईमेल्स और फेक वेबसाइट्स हैं वो लेती हैं। डीएनएस कैश पोजनिंग, उसके बाद डिसेप्शन टेक्निक्स क्या होती हैं, ऑब्वियस सी बात है लेजिटिमेट है, उन्हीं को कॉपी करती हैं। इंटरेक्शन उनकी यूज़र या तो मलिशियस लिंक पे के ज़रिए से काम करता है या फिर वो मलिशियस वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट हो जाते हैं। टारगेट्स दोनों के एक जैसे हैं और कॉन्सिक्वेंसेस भी दोनों के एक जैसे हैं। इंडिविजुअल्स और आपका आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकता है, डेटा थेफ्ट भी हो सकता है और फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं डिफरेंसेस पे। डिफरेंसेस आपके उसमें आपके पास फार्मिंग में फिशिंग में आपके पास डिसेप्टिव ईमेल्स होते हैं, जबकि फार्मिंग में आपके पास डीएनएस कैश पोजनिंग या मालवेयर होता है जो कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। यूज़र इंटरेक्शन के बेस पे वो डिफरेंस कैसे है कि यूज़र को एक्चुअली क्लिक करने की ज़रूरत है ताकि, या फिर इन्फो एंटर करने की ज़रूरत है एक्सेस देने के लिए अटैकर को। और फार्मिंग में से ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद ही वेबसाइट रीडायरेक्ट कर लेती है या मॉलवेयर है वो खुद ही इंस्टॉल हो जाता है। जो डिलीवरी मीडियम है उनका ईमेल है, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, सोशल मीडिया है, जबकि उसका डिलीवरी ईमेल उनके मेथड से ही मैच करता है फार्मिंग का। डिटेक्शन आप फिशिंग और फार्मिंग की कैसे कर सकते हैं। फ़िशिंग के केस में आपको पता चल जाएगा कि जी कोई पर्सन या फिर जो ईमेल है वो हमें डिसेप्ट कर रही है। डिपेंड करते हैं वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं उसके ज़रिए से। फार्मिंग में ज़रा डिटेक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि आपको रीडायरेक्शन मिल रही होती है, लेकिन मैं आपको फिर यही अलर्ट कर रही हूँ कि मोस्टली आपकी जो लीगल वेबसाइट्स होती हैं वो आपको एक दफ़ा ज़रूर अलर्ट जनरेट करती हैं कि हमें इस वेबसाइट पर, इस एप्लीकेशन पे या इस जगह पर जाने की ज़रूरत है। अगर आप अलाउ करते हैं तो वी विल मूव ऑन फॉरवर्ड। ये एक छोटा सा साइन है जो कि मोस्टली पीपल इग्नोर कर देते हैं या कई दफ़ा लोग उसे यूज़ करना भी मुनासिब नहीं समझते इस फीचर को, अलर्ट वाले को, क्योंकि वी आर ह्यूमंस एंड नेचुरली ह्यूमंस की कोशिशें होती हैं बिकॉज वी हैव इन्वेंटेड कंप्यूटर्स, वर्कड विद कंप्यूटर्स, वी आर वर्किंग विद कंप्यूटर्स, वी आर एक्चुअली इन द वर्ल्ड ऑफ वेब एंड इंटरनेट। तो बहुत से लोगों के पास ये टाइम बहुत कम होता है कि वो अलर्ट्स का आंसर कर सकें, बट समहाउ ये अलर्ट्स कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास आ जाता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग कह लें कि प्रॉपर लेवल पे आपकी प्लान्ड अटैक होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन पर। उसमें प्रॉपरली ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी किया जाता है या अपने टारगेट को स्टडी किया जाता है डेटा को स्टील करने के लिए। होता ये है कि सोशल इंजीनियर्स जो हैं वो पीपल को ट्रिक करते हैं कि वो डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। चलिए हम उसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं अपनी क्लास की, कि हम साथ साथ को फिर सीईओ बना देते हैं और उन्हें हम अपनी रख लेते हैं टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस हमारी क्या करेगी, टारगेट ऑडियंस हमारी वर्किंग कर रही है। बाकी सारी क्लास में हमारे पास हैकर्स हैं। व्हाट दे विल डू, जिस तरह आपके पास वासे हैं, अहमद है, मुनीब है, अमाद है, अमन नाहिल है, व्हाट दे विल डू, बार बार हो सकता है वो साथ को मैसेज करें कि जी आपको अपना डाटा सिक्योर करने की ज़रूरत है या इस तरीके करने की ज़रूरत है, या फिर हम आपसे मिले थे हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सिर्फ बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती।
वो में भी आपको बार बार कुछ छोटे मोटे अटैक्स करें और अटैक्स करके बताएं, उनसे सिक्योर करें कि हम आपकी जो सिस्टम है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके ज़रिए से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। या फिर आपको वो अक्सर कह देते हैं कि जी हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, साथ को वो वासे ही ऑफ़र करते हैं कि हम आपको प्रोटेक्शन दे देते हैं आपके सिस्टम को। उसमें हमारी प्रोटेक्शन जो है वो लो कॉस्ट होगी, जैसे $5 होगी, $8 होगी, लेकिन हम आपके पूरे जो सिस्टम है उसी को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन एक्चुअली में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम की प्रोटेक्शन इतनी लो कॉस्ट नहीं होती। या फिर आप क्विड प्रो क्यू मेथड पे चल जाते हैं, जैसे हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि डील कर लेते हैं कि मैं जो हूँ आप लोगों की यहाँ पर जल्दी से हेल्प कर सकता हूँ काम में, आपके जो सिस्टम है उसको सिक्योर करने के लिए, लेकिन मुझे आपका लॉगिन क्रेडेंशियल चाहिए क्योंकि मेरे पास तो आपके सिस्टम का लॉगिन, आपके या ऑर्गेनाइजेशन का लॉगिन नहीं है। तो जिस तरीके से वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, प्रोटेक्ट करने के लिए उसने क्या किया, अपना लॉगिन दे दिया। इसका मतलब दे हैव समहाउ एंटर्ड इनटू द सिस्टम। जब सिस्टम में एंटर हो गए तो इसका मतलब है आपको ऑर्गेनाइजेशन के एक नेटवर्क और डिवाइस तक की एक्सेस मिल गई, और साथ को सोचना पड़ेगा कि अब उसने अपना नुकसान किस तरीके से बर्दाश्त करना है। नेक्स्ट आपके पास इम्पर्सनेशन हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुनीब एक बहुत अच्छे प्रपोज़ल के साथ आ सकते हैं कि कहें कि मुझे जो है गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया है, मैं आप लोगों के सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक करने आया हूँ, मुझे पता चला यहाँ से इलीगल अटैम्प्ट्स हुए हैं। बट ही इज़ एक्चुअली नॉट अ गवर्नमेंट पर्सन, बट ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी अ पर्सन दैट ही इज़ नॉट। और मे बी वो एक फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है, एक झूठा डॉक्यूमेंट है, वो अपने साथ लेकर जाए और बताए कि जी मुझे गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस या मिलिट्री की तरफ से परमिशन दी गई है कि मैं आपके सिस्टम्स को इन्वेड कर सकता हूँ। इंस्टेंट मैसेजिंग थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन डैट इज़ द मोस्ट यूज़फुल। मतलब आप जो है चैट्स के ज़रिए से बता सकते हैं कि जी अमाद ऐसा कर सकते हैं कि वो साथ को मैसेज करें कि मैं ये पर्सन हूँ इस कंपनी का, हम आज से पहले एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे या हम एक एग्ज़िबिशन में मिले थे, टेक एग्ज़िबिशन में, वहाँ पर मुझे आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं बहुत अच्छी लगी हैं, तो उसके हवाले से मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। एंड बिकॉज साद हैज़ अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस और एग्ज़िबिशन, तो साद को लगेगा कि वाकई ये एक लेजिटिमेट पर्सन है, तो मुझे उससे मिलना चाहिए और उससे बिज़नेस डिस्कशन करनी चाहिए। लेकिन एक पर्सन के पीछे एक हैकर छुपा हुआ है। फिर हमारे पास आ जाता है स्केयरवेयर। स्केयरवेयर का अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा लें कि मिनाहिल ने सिस्टम पर अटैक करने की कोशिश की है, एंड ड्यूरिंग द अटैक जिस तरीके से साथ अपने वेबसाइट्स पर या उसके एम्प्लॉयज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या सिस्टम्स पर काम करते हैं, तो आपके पास पॉपअप मैसेजेस आते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है उस पर वायरस आ गया, यू हैव टू इंस्टॉल एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और अब वो जिस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरफ रीडायरेक्ट कर रहा है वो भी हैकर्स की तरफ से ही होता है, जिसकी वजह से आपकी जो कंप्यूटर्स हैं या डिवाइसेस हैं वो ऑब्वियसली हैकर्स के कंट्रोल में आ जाती हैं। और मोस्टली दे डू फीड ऑन फियर और क्यूरियोसिटी। मे बी साथ को फियर ना हो कि मतलब मुझे क्या नुकसान होगा क्या नहीं, लेकिन हो सकता है उसके किसी एम्प्लॉय को, जैसे हम अहमद है उनका लगा लें, उन्हें ये डर हो कि मैं तो सिक्योरिटी पर्सोनल हूँ, अगर मेरे सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया तो मैं किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करूँगा या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करूँगा। तो दोज हैकर्स आर फीडिंग ऑन एक्चुअली फियर। और क्यूरियोसिटी भी हो सकती है साथ की तरह कि मतलब मुझे तो फ़ायदा मिल रहा है, मैं तो एक अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इन लोगों के ज़रिए से बेटर प्रोटेक्ट कर सका हूँ। लेकिन दे आर एक्चुअली वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, दे आर ट्राइंग टू हैक into the system or get into the organization's devices network और system। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से साथ है, हमने हमने से सीईओ माना कि हमारे लिए, क्योंकि हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव को सोशल इंजीनियरिंग में टारगेट करना बहुत ईजी होता है,
लेकिन और इजी किस तरीके से होता है? इजी इस वजह से होता है सिंपली क्योंकि आपके पास ऐसे पर्सन के बारे में गूगल पर या इंटरनेट पर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, या फिर टेक सपोर्ट स्कैम्स हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे कि मतलब हमें अमाद ने ऑफ़र की थी कि वो जो है आपका सिस्टम जो है उसमें इंटरेस्टेड है, या फिर आपके वो हेल्प आउट भी कर सकते हैं। या इवेंट्स ड्रॉपिंग है कि मतलब आप किसी की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। समझें कि आप लोगों ने एक टैपिंग डिवाइस है उस ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग या फिर किसी भी सिक्योरिटी पर्सनल या उसके अलावा कोई एम्प्लॉय है उसकी फ़ोन में आप प्लेस कर सकते हैं, तो ऑल दी फ़ोन कॉल्स गोइंग और ऑल दी मैसेजेस गोइंग वुड बी रिकॉर्डेड एंड वुड बी सीन बाय द हैकर। तो एवरेज ड्रॉपिंग में ये आ सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को अवेयरनेस और ट्रेनिंग होनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ को आप ट्रेन करें कि आप लोगों को कोई भी कुछ भी फ्री या लो कॉस्ट में ऑफ़र करना है तो सबसे पहले आपको उसके सारे एस्पेक्ट देखने होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग उन ऑफ़र्स को डिक्लाइन करते हैं, लेकिन यू हैव टू लुक एट एवरी एस्पेक्ट एंड रिसर्च अबाउट दिस थिंग्स। समटाइम्स आप लोगों ने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि स्कैम्स होते हैं और वो इतने लेजिटिमेट होते हैं कि उन ज़्यादातर हैकर्स ने अपनी वेबसाइट बनाई होती हैं, एक छोटा सा रेंटल रूम हायर किया होता है या कंपनी की बिल्डिंग हायर की होती है अपने आप को शो करने के लिए। तो एक्चुअली इट्स मूवीज़ में भी उन्होंने खुद से कुछ इम्पर्सोनेट नहीं किया होता, बल्कि एग्जैक्टली में इस तरीके से काम हो सकता है। वेरिफिकेशन मतलब आप एक्सेस देने से पहले वेरिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और मतलब स्टेप लिया जा सकता है इन माई सजेशंस, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है, मतलब इस पर्सन के पास इतनी है, इस पर्सन के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होगी, इन्फॉर्मेशन डिवाइडेड होती है, एक पर्सन के पास नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोका कोला की एग्जांपल लें तो आई हेard और आई read समवेयर कि कोका कोला की जो एक्चुअल रेसिपी है वो उसके सीईओ और एग्जेक्टिव्स हैं जो वाइस सीईओ हैं उन्हें पता है, लेकिन दे बोथ डोंट ट्रैवल एट द सेम टाइम। उसकी रीज़न ये क्या है कि इन केस के कोई एक पर्सन को टारगेट करता है, जैसे सीईओ को या फिर किसी एग्जेक्टिव को टारगेट करता है, तो अगर इन केस देयर इज़ अ डेथ सिनेरियो और देयर इज़ अ किडनैपिंग और टेररिस्ट अटैक सिनेरियो, तो एक पर्सन ऐसा ज़िंदा हो जिसके पास रेसिपी या वोल्ट का जो पासवर्ड है वो हो। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पॉलिसीज़ ऑब्वियस ही बात है, उसकी एक सिक्योरिटी पॉलिसी ये भी हो सकती है, यू शुड डिफरेंशिएट बिटवीन वर्क एंड होम लैपटॉप। मोस्टली पीपल और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन डू दिस मिस्टेक कि आप वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय को एक ही लैपटॉप प्रोवाइडेंस देते हैं, वही लैपटॉप वो वर्क में और वही लैपटॉप वो होम में यूज़ कर देते हैं। उसी के ज़रिए से वो अपने फ्री टाइम में एक्सप्लोरेशन भी कर रहे होते हैं या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस में यूज़ कर रहे होते हैं। उसका सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि जितना आप अपना कॉन्फिडेंशियल डाटा पब्लिक में लेके जाएंगे या पब्लिक वेबसाइट्स को एक्सेस करेंगे, उतना ही आपका डाटा वल्नरेबल होगा। और जितना आपकी मतलब इंफॉर्मेशन के लिए या पर्सनल डिटेल्स के लिए रिक्वेस्ट की जाएंगी या उसको प्रेशराइज किया जाएगा, स्ट्रेस किया जाएगा कि आप हमें ये डिटेल दें, आप हमें ये डिटेल दें, नॉट कन्फर्मेशन, तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि वाई समवन इज़ प्रॉबिंग इनटू योर इन्फॉर्मेशन। कोई आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश क्यों कर रहा है या क्यों चाहता है। सिनेरियो हम इससे बेहतर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फॉर योर ईज़ आप ये वाला सिनेरियो है वो भी रीड कर सकते हैं। दिस मार्क्स द एंड ऑफ आर टॉपिक्स रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। अब हमारे पास स्टेजेस हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, रिसर्च, और उसको कहते हैं रिकॉग्निसेंस। रिकॉग्निसेंस और रेको और रिसर्च जो है वो सबसे इजी काम है, क्योंकि रेको का या रिसर्च का जो सबसे बड़ा मीडियम है वो आपके पास आता है गूगल। यस गूगल क्यों? क्योंकि अब किसी भी कंपनी की हायरार्की या किसी भी कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन या हायरार्की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गूगल में मौजूद होती है। आपने किसी भी सीईओ के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में, एग्जेक्टिव या डायरेक्टर के बारे में जाना है,
रिसर्च अबाउट देम ऑन द गूगल और रिसर्च अबाउट दैट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। आपको कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का एक एक पर्सन जो है वो गूगल पे मिल जाएगा, उसके बारे में सारी डिटेल्स, उसके सोशल्स, लिंक्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो यू कैन ईजिली गेट इनटू द सिस्टम बाय क्लिकिंग और गोइंग थ्रू एनी लिंक। आपके पास फिशिंग, फार्मिंग, अब तक आपने इतना सब कुछ पढ़ा है, तो सबसे इजी काम ये है। इंटरेक्ट और बिल्ड ट्रस्ट, जो सोशल इंजीनियरिंग होती है एक्चुअली में बहुत ही प्लान्ड प्रोसेस होता है। तो आप रिसर्च करते हैं, प्रिपेयर करते हैं स्टेज के लिए। स्टेज पे आपने सारी रिसर्च की, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो रिसर्च लेकर गए हैं, इंटरेक्शन किया, आपने ट्रस्ट बिल्ड किया है। मे बी किसी भी कंपनी में आपको उनके सिस्टम को हैक करने के लिए महीने 2, मे बी 4, 6 और मे बी इट टुक अ ईयर और 2 ईयर्स लग सकते हैं। फिर आपने जिस डाटा को ग्रैब करना है, जो डाटा आप एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं या आउटवर्ड मूव करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अपने ट्रेसेस क्लियर करने हैं, और यकीन करें हैकर्स के लिए ट्रेसेस क्लियर करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि आईपी एड्रेसेस एक तरीका है, जियो लोकेशन दूसरा तरीका है, और भी बहुत से तरीके हैं। तो अपने ट्रेसेस इजीली रिमूव कर सकते हैं। क्यों? लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हैकर्स आप लोगों के सिक्योरिटी सिस्टम्स पर अटैक करते हैं, वो उन सारे रूल्स और एल्गोरिथम्स को पढ़ चुके होते हैं। वो सिर्फ उस वल्नरेबिलिटी या फिर उस लूप होल को चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि किस लूप होल के ज़रिए से या फिर कहाँ से ये जो आपका सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन वल्नरेबल है, वहाँ पे वो एंटर हो और वहाँ से जाकर वो चेक कर ले कि मैं किस तरीके से सिस्टम में एंटर होकर इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ या इस सिस्टम को डाटा ग्रैब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके बाद जब अपने ट्रेसेस क्लियर हो जाते हैं, द स्टेज एंड हियर। लेकिन कंपनी का जो नुकसान होता है वो अनएक्सेप्टेबल होता है। नाउ उस नुकसान से निकलते हुए नेक्स्ट फर्दर आपका एक मैंने छोटी सी वेबसाइट से आपके लिए एक पिक्चर ढूंढी है, हाउ सेफ इज़ योर पासवर्ड। उसने लिखा है कि टाइम वुड टेक अ कंप्यूटर टू क्रैक योर पासवर्ड। अगर आपके सिर्फ लोअर केस हैं तो नंबर ऑफ़ करेक्टर्स 8 हैं तो इंस्टेंटली आपका पासवर्ड अटैक हो सकता है। लेकिन अगर आपके 9 हैं तो 2 मिनट, 10 है तो 1 आवर, 11 है तो 1 डे और 12 है तो 3 वीक्स, सिर्फ इस बेसिस पे। लेकिन अगर आपका पासवर्ड एटलीस्ट 1 अपर केस है सिर्फ और सिर्फ, तो आपका इंस्टेंटली। लेकिन अगर आपका अपर केस और लोअर केस भी है तो 22 मिनट्स लेंगे, और 9 में है तो 19 आवर्स, अगर 10, 11, 12 है तो ऑब्वियसली बात है ये टाइम लेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपर केस, लोअर केस, लेटर और नंबर लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा टाइम लगता है आपके करेक्टर्स को गेट करने में। जिस तरीके से आपके करेक्टर्स ज़्यादा होते जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उसके अटैम्प्ट्स और कॉम्बिनेशन ज़्यादा होते हैं, जितने कॉम्बिनेशन ज़्यादा होंगे उतना अटैम्प्टेड टाइम ज़्यादा लेता जाएगा। अब एक आपका एक आइडियल पासवर्ड आता है कि आप एक अपर केस लेटर लेते हैं, लोअर केस लेटर लेते हैं, नंबर्स और सिंबल लें, तो एंड पे आपको वो 12 करेक्टर्स के बेसिस पे 34,000 ईयर्स जो हैं, आई डोंट नो इफ़ यू हैव टू, if you are going to stay on earth for these years or not, but it will take these years to crack your password. उसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट बताई थी, यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ माई पासवर्ड। सर्च करें, उसमें आप यहाँ पर अभी अपना पासवर्ड है वो कोई भी ट्राई कर लें। अब ज़रूरी नहीं है आप अपना लेजिटिमेट पासवर्ड है वही यूज़ करें। आप लोग एक एग्जाम्पल पासवर्ड टाइप करके चेक कर सकते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को। उसके बाद ये भी मैं बता दूँ, आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर है, ओके। और उसके बाद आप लोग उसके जैसा रेफरल पासवर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पासवर्ड्स लिखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला पासवर्ड ट्राई करती हूँ और देखती हूँ कि इसकी क्या वो है स्ट्रॉन्ग। 42 मिनट्स विल टेक टू क्रैक दिस, ओके। आई विल टेक दिस वन,
It will take 58 minutes because random characters, तो मे बी इस वजह से. Okay, let's try this. 4000 years. Wow, that is very strong one. हमारे उस पे एंटर कर रहा है. उसके बाद ये वाला ट्राई करते हैं. आई थिंक इसको तो बहुत ज़्यादा साल लगेंगे. हम शायद अर्थ पे इतने साल ज़िंदा भी ना रहे. नो, 3 वीक्स. वाओ, 3 वीक्स. आपको जो पासवर्ड सेव लग रहा था वो 3 वीक्स है. रीज़न, आप लोगों की रीज़न ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ करेक्टर्स ज़्यादा हैं. हर कॉम्बिनेशन को गेस करने में टाइम लगेगा. यहाँ पर नंबर ऑफ़ करेक्टर्स कम है. इस वाले को ट्राई करते हैं. आई थिंक डैट वुड बी द वीकेस्ट. ओके, द वीकेस्ट इट वुड टेक 1 मिनट. लेकिन चलिए हम अब एक और पासवर्ड टाइप करते हैं. जैसे इस पासवर्ड को हम चेक करते हैं कितना टाइम लगेगा. 84 बिलियन ईयर्स. आई थिंक some more big bangs or some more Milky Way galaxy or Amanda galaxy moving to our system and destroy our universe. तो तभी जाकर आपका ये पासवर्ड जो है वो हो सकता है. अच्छा, इसके अलावा ऑन द एंडिंग नोट मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये सिक्योरिटी आप लोगों ने यूज़र लेवल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर अब तक जितनी भी पढ़ी है. समटाइम्स आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जैसे एग्जांपल लूँ मैं अगर हवावे की. मैं जब स्टडी कर रही थी हमने हवावे के साथ काम किया था. तो हवावे का सिस्टम इतना सिक्योर है कि अगर आप एक टाइम से दूसरे टाइम पे, एक टाइम आपका पासवर्ड सही अटैम्प्ट नहीं होता लॉगिन, तो सेकंड टाइम वो आपके की स्ट्रोक्स चेक करता है. अगर उसे आपके की स्ट्रोक्स में शक लगे तो वो आपका अकाउंट लॉक कर देता है. उसके लिए आपको फिर दोबारा जाकर ईमेल में लॉगिन करना पड़ता है. लॉगिन करके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है पासवर्ड रीसेट की. और हवावे जो हैं वो आपका 12 या 11 करेक्टर्स हैं, 10 उनसे नीचे. उनकी एकेडमी के बारे में बात करी, मुझे उनकी डिवाइसेस के बारे में नहीं पता. जब मैं स्टूडेंट थी तो उनकी एकेडमी में, हवावे एकेडमी में ये होता था कि जब आप स्टूडेंट्स लॉगिन करते थे तो उन्हें 10, 11, 12 पासवर्ड की रिस्ट्रिक्शन थी. उससे नीचे का पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाता था. एंड पासवर्ड शुड बी कॉम्प्लेक्स. अगर पासवर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं होता था या फिर लेंथी नहीं होता था तो वो क्या करते थे कि तब तक आपसे पासवर्ड रीसेट करवाता रहता है. ये न्यू पासवर्ड है वो एंटर करवाता जाएगा. सम वेबसाइट्स ऐसे भी करती हैं कि जिस तरीके से आप पासवर्ड एंटर कर रहे हो वो आपको स्पेसिफिकेशन देती जाती हैं कि हाँ यहाँ पर पासवर्ड में अपर केस यूज़ करना चाहिए, लोअर केस यूज़ करना चाहिए, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो रियल टाइम में मेजर करते हैं स्ट्रेंथ. तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ यूज़र लेवल पर भी नहीं, जो कंपनीज़ आपके अकाउंट्स ले रही हैं उनकी भी सिक्योरिटी सिस्टम्स पे या उनकी भी सिक्योरिटी प्रोसीजर्स पर डिपेंड करता है वो कितना किसी यूज़र के अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं. दिस इज़ दैट. इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप लोग वो क्यूरीज मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.